कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अगर स्क्रीन या आवाज़ नहीं आ रही या स्क्रीन थोड़ी बहुत ब्लर है तो बच्चों मैंने आप लोगों को नोट्स भेजे हुए तो हैं, आप वो नोट्स खोल लें साथ, ठीक है। और आवाज़ तो आ ही रही होगी, अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप लोग बेशक बाद में मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो, मैं तो वॉइस नोट में भी समझा देती हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोली जा रही हूँ, आप लोग को इंटरेस्ट ही शो नहीं कर रहे। इंटरेक्टिव सेशन है ना, तो इसमें आप लोगों ने भी इंटरेक्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग अपना ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रॉमा जो हम लोगों ने सर्जरी स्टार्ट की हुई है ना वो हम कर रहे हैं, और आज इसका 5th लेक्चर है, ठीक है। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है, आज हमने पढ़ना है मार्फन सिंड्रोम, ठीक है। ये आपके पास जो है ना वो 9th एलो बनता है, अगर आप तरतीब से देखें तो मार्फन सिंड्रोम में 4-5 बातें आपसे पूछी हुई हैं कि मार्फन सिंड्रोम होता क्या है, इसकी जेनेटिक बेसिस क्या होती हैं, ये कौन कौन से सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, साइंस और सिम्टम्स होते हैं, इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं और इसको मैनेज कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने पहले ये डिसाइड किया कि पहले मैं आप लोगों को मार्फन सिंड्रोम पढ़ाती हूँ। अच्छा बच्चों, वो कहते हैं कि डिफाइन मार्फन सिंड्रोम एंड डिस्क्राइब इट्स जेनेटिक बेसिस। तो मार्फन सिंड्रोम हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेड कंडीशन है, ठीक है, जो कि आपके कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है, जो कि आपके बॉडी के 3 मेजर सिस्टम्स को अफेक्ट कर रहा होता है। इसमें होता क्या है, कॉज्ड मेनली बाय द एबनॉर्मेलिटीज ऑफ फिब्रिलिन 1। फिब्रिलिन 1 आपके पास एक प्रोटीन होती है, कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन होती है, उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से ये बेसिकली हो रहा होता है और अफेक्ट कर रहा होता है ये आपके मल्टी ऑर्गन सिस्टम्स को, यानी कि बहुत सारे सिस्टम को अफेक्ट करेगा। तो ये आपके पास एक इनहेरिटेड कंडीशन है, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, जो कि किस वजह से हो रही है, फिब्रिलिन 1 के एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से, और आपके मल्टी ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट कर रही है। अब पहले आप समझो कि फिब्रिलिन 1 क्या होती है बच्चों। फिब्रिलिन 1 आपके पास एक प्रोटीन होती है जो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में माइक्रोफिब्रिल्स का पार्ट होती है। इतनी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि फिब्रिलिन 1 ना आपके कनेक्टिव टिश्यू की प्रोटीन है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की प्रोटीन होती है, इसका काम क्या होता है कि इसने आपके टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर को, टिश्यूज़ की इलास्टिसिटी को मेंटेन करना होता है, ठीक है। हमारा जो मेजर कंसर्न है ना वो मार्फन सिंड्रोम के साथ है। हमने उसकी फिब्रिलिन 1 का फंक्शन नहीं यहाँ पे इतने पढ़ने बैठने, हमने बस इतना याद रखना है कि मार्फन सिंड्रोम हमारे पास एक ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। इसमें हो क्या रहा है कि फिब्रिलिन 1 प्रोटीन ख़राब बन रही है। जब फिब्रिलिन 1 प्रोटीन ख़राब होगी तो जो फिब्रिलिन 1 काम कर रही थी वो नहीं कर पाएगी। क्या काम कर रही होती है, बस आप इतना याद रखो कि ये टिश्यू की, आपके टिश्यूज़ की स्ट्रेंथ को मेंटेन कर रही होती है और इलास्टिसिटी को मेंटेन कर रही होती है, ठीक है। इसका जो मेजर काम होता है ना वो आपके 3 सिस्टम्स में होता है। एक आपका स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, आपके स्केलेटल सिस्टम को इंटेग्रिटी प्रोवाइड कर रही होती है। आपकी अयोर्टा को इंटेग्रिटी, जो आपके हार्ट के अंदर मेजर ब्लड वेसल है अयोर्टा, उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन कर रही होती है। इसके अलावा आपके लेंस की इंटेग्रिटी, जो आपकी आंख के अंदर लेंस होता है ना उसकी इंटेग्रिटी को। सो जब इसके हम क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे तो वो इन्हीं तीनों के मुतालिक हम पढ़ेंगे। हम अयोर्टा के अंदर इसकी जो ख़राबी होगी, अयोर्टा को किस तरह से ये अफेक्ट कर रही होगी हम वो पढ़ेंगे। हम आई के अंदर लेंस को ये किस तरह से अफेक्ट करती है वो पढ़ेंगे, और ओवरऑल स्केलेटल सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट आता है हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो फिब्रिलिन 1 प्रोटीन होती है ना बच्चों, इट इज़ इनकोडेड बाय FBN जीन, ठीक है। जो FBN जीन है ना वो बेसिकली इनकोड करी होती है फिब्रिलिन 1 प्रोटीन को। इसका मतलब है कि जो FBN जीन है ना बेसिकली इसकी म्यूटेशन आ रही है, ये आपके पास कल्प्रिट है। FBN जीन की म्यूटेशन आ रही है जिसकी वजह से फिब्रिलिन 1 ख़राब बन रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि FBN जीन आपके पास फिब्रिलिन 1 प्रोटीन बनाती है। फिब्रिलिन 1 क्या करती है, माइक्रोफिब्रिल्स बनाती है और TGF बीटा का पाथवे रेगुलेट करती है, जिसकी वजह से आपके इलास्टिक फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू नॉर्मल बनता है, ठीक है। आपको जो इलास्टिक फाइबर्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू, वो सब कुछ नॉर्मल किसकी वजह से बन रहा है, वो फिब्रिलिन 1 की वजह से बन रहा है, ठीक है। और अगर फिब्रिलिन 1 ख़राब हो जाएगी तो ऑफकोर्स आपके इलास्टिक फाइबर्स या कनेक्टिव टिश्यू जहाँ जहाँ पे भी है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ख़ास तौर पर कहाँ कहाँ पे इसके फीचर्स आते हैं बच्चों, इसका काम कहाँ कहाँ पे होता है फिब्रिलिन 1 प्रोटीन का। अयोर्टा के अंदर ये इंटेग्रिटी ऑफ अयोर्टिक वॉल को मेंटेन करती है, कि जो अयोर्टा है ना उसकी जो वॉल्स हैं, जो वेजल है उसकी वॉल है, उसकी इंटेग्रिटी को ये मेंटेन करती है। इसके अलावा ये जो आपके लेंस के सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं उनको मेंटेन करी होती है, जिसकी वजह से जो आपका लेंस है ना वो अपनी पोजीशन में रहता है, यानी जो आपकी आंख के अंदर का लेंस है वो डिसलोकेट नहीं होता, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में रहता है। क्यों? क्योंकि उसके जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं उनके अंदर किसका रोल है उनको बनाने में, फिब्रिलिन 1 का सपोर्टिव रोल है उन लेंस के सस्पेंसरी लिगामेंट्स के अंदर। नेक्स्ट आपका जो पूरा स्केलेटल सिस्टम है उसका जो कनेक्टिव टिश्यू है, उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल आर्किटेक्चर है, उसमें अंदर कौन कंट्रीब्यूट करे, फिब्रिलिन 1। सो फिब्रिलिन 1 हमारे पास एक मेजर कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन है जिसको इनकोड कौन करता है, FBN जीन।
और कौन से क्रोमोसोम के ऊपर होती है ये? 15 क्रोमोसोम के ऊपर। सो फिब्रिलिन 1 प्रोटीन का कहाँ कहाँ पे रोल होता है? आपके स्केलेटल सिस्टम के अंदर, आपके लेंस के अंदर और आपके एयोर्टा के अंदर, उनका नॉर्मल स्ट्रक्चर, उनकी नॉर्मल इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के अंदर। अब मार्फन सिंड्रोम में क्या हो रहा होता है बच्चों कि मार्फन सिंड्रोम में ये जो FBN जीन है, ये फिब्रिलिन 1 प्रोटीन है, ये ख़राब हो जाती है। तो जहाँ जहाँ पे इसका रोल था वहाँ पे इसका रोल ख़त्म हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, और वहाँ पे उसके फिर क्लिनिकल फीचर्स आना शुरू हो जाएंगे। सो जेनेटिक बेसिस क्या होती है? ये ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेड कंडीशन है। कौन सी जीन अफेक्ट होती है? FBN1 जीन। और कौन से क्रोमोसोम के ऊपर? 15 क्रोमोसोम के ऊपर कौन सी प्रोटीन अफेक्ट होती है? फिब्रिलिन 1 प्रोटीन। इसकी पैथोजेनेसिस वैसे पूछी भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ी सी बता देती हूँ कि क्रोमोसोम 15 के ऊपर जो FBN1 जीन होती है उसके अंदर आ जाती है म्यूटेशन, जिसकी वजह से जो फिब्रिलिन 1 प्रोटीन होती है वो एबनॉर्मल बनती है। जब वो एबनॉर्मल बनेगी तो जो उसने माइक्रोफिब्रल्स बनाने हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू बनाना है और TGF बीटा की सिग्नलिंग करनी है, वो डिसरेगुलेटेड हो जाएगा। बेसिकली आप लोगों ने इतनी बात याद रखनी है कि FBN1 जीन की म्यूटेशन की वजह से फिब्रिलिन 1 प्रोटीन खराब होगी। फिब्रिलिन 1 प्रोटीन खराब होगी तो जो आपके पास कनेक्टिव टिश्यू होगा वो एबनॉर्मल होगा। कहाँ कहाँ पे एबनॉर्मलिटीज़ आएंगी? आपके स्केलेटल सिस्टम के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ आएंगी, आपके लेंस के अंदर एबनॉर्मलिटी आएगी, एक्टोपिया लेंटिस हो जाएगा, आपके एयोर्टा के अंदर एबनॉर्मलिटी आएगी, एयोर्टिक रूट डायलिटेशन या डायसेक्शन हो जाएगी। ये मैं आगे जाकर तफसील से आपको बताती हूँ। अब हाई यील्ड पॉइंट्स कौन कौन से याद रखने हैं कि मार्फन सिंड्रोम एक इनहेरिटेड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। कौन सी जीन अफेक्ट कर रही है? FBN1। कौन से क्रोमोसोम के ऊपर? 15 क्रोमोसोम के ऊपर। कौन सी प्रोटीन? फिब्रिलिन 1 प्रोटीन, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की प्रोटीन है। इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। पैथोजेनेसिस क्या होती है कि फिब्रिलिन 1 खराब हो जाती है। और ऑर्गन कौन कौन से अफेक्ट होते हैं? स्केलेटन, आईज और CVS खराब होता है। किस तरह से खराब होता है ये आगे चल के पढ़ते हैं। मुझे बताओ, इतनी समझ आइए कि मार्फन सिंड्रोम में बेसिकली जेनेटिक बेसिस क्या है, इसमें हो क्या रहा है, कौन सी प्रोटीन खराब हो रही है, समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ना है बच्चों? आपके जो एलोज है ना उसमें उन्होंने पूछा हुआ सिर्फ स्केलेटल फीचर्स के बारे में, यानी कि सिर्फ जो स्केलेटल सिस्टम के ऊपर इन्वॉल्वमेंट है, स्केलेटल सिस्टम के ऊपर जो खराबी आ रही है ना वो पूछा हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों को आईज का भी थोड़ा बता दूंगी, थोड़ा CVS का भी बता दूंगी, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो स्केलेटन के ऊपर इसके 6-7 इफेक्ट हैं और बड़े इंटरेस्टिंग है बच्चों। ये आप लोगों को विजुअल्स में दिखाऊंगी ना तो उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आप लोगों को याद रहेगा। सबसे पहले है टॉल सिलेंडर बॉडी हैबिटस। नॉर्मली हमारी बॉडी कैसे होती है बच्चों? नॉर्मली हमारे पास बॉडी ऐसी होती है कि आप बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हाइट नहीं होती, आप बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली थिन नहीं होते, ठीक है। आपके पास नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू होता है, आपकी नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न होता है। अब इस केस के अंदर क्या होता है कि जो पर्सन होता है ना उसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, उसके जो लिम्स होते हैं ख़ास तौर पर लोअर लिम्स वो बहुत ज़्यादा, उसकी टांगें बहुत ज़्यादा पतली और लंबी रहती हैं। और क्योंकि उसका कनेक्टिव टिश्यू एबनॉर्मल है, ग्रोथ पैटर्न एबनॉर्मल है, सो एक्सेसिव लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ बोन्स, यानी कि बोन्स की जो इस डायरेक्शन में ग्रोथ है ना, फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल बोन है, इसकी नॉर्मल लेंथ है। सो इस केस के अंदर क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनली बोन बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है, बहुत लंबी हो जाती है। जब बोन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो पर्सन की हाइट भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से जो है ना ये मार्फन सिंड्रोम पर्सन के अंदर प्रेजेंट कर रहा होता है। इसकी बहुत थिन लॉन्ग लेग्स हैं और पर्सन ओवरऑल बहुत लीन है, बहुत थिन है और बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है बच्चों, दूसरी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, रिड्यूस्ड अपर सेगमेंट टू लोअर सेगमेंट रेशियो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाले सेगमेंट की रेशियो है, ऊपर वाले सेगमेंट की ओवरऑल रेशियो है वो कम है नीचे वाले सेगमेंट की रेशियो से, यानी कि उसका जो ऊपर वाला धड़ है ना, ऊपर वाला हिस्सा वो छोटा होता है और टांगे उसकी बहुत ज़्यादा लंबी होती है। इसकी वजह से नीचे वाला सेगमेंट ज़्यादा लंबा होता है, वेस्ट से नीचे वाला सेगमेंट ज़्यादा लंबा है, ऊपर वाला सेगमेंट कम लंबा है। सो रिड्यूस्ड अपर सेगमेंट टू लोअर सेगमेंट रेशियो है। टॉल, थिन, डिसप्रोपोर्शनली लॉन्ग लिम्स हैं। डिसप्रोपोर्शनली लॉन्ग क्यों है? क्योंकि देखो आप उसके बाजू देखो ये एबनॉर्मली लंबे हैं, उसकी टांगें देखो एबनॉर्मली में, डिसप्रोपोर्शनल ग्रोथ है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है, आर्म स्पैन इज़ ग्रेटर देन हाइट। अब आर्म स्पैन हमारे पास क्या होता है बच्चों? बेसिकली आर्म स्पैन ना मैयर किया जाता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से मैयर किया जाता है। ये देखो बच्चों, ये एक बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पे, इसने अपने दोनों आर्म्स हैं इस तरह से स्प्रेड किए हुए हैं। अब इसकी इस फिंगर, जो लॉन्गेस्ट फिंगर है ना, यहाँ से इसकी टिप से लेकर इस फिंगर की टिप तक की ना लेंथ मालूम की जाती है, इसको बोलते हैं आर्म स्पैन। सो मार्फन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि जो आर्म स्पैन होता है वो ग्रेटर देन हाइट होता है, यानी कि आर्म स्पैन, फॉर एग्जांपल पर्सन की हाइट जो है ना वो 5 फुट है, तो आर्म स्पैन जो होगा ना वो उससे भी ज़्यादा लंबा होगा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ये देखें, ये एक और पिक्चर है, इसके अंदर आर्म स्पैन मेजर किया जा रहा है। सो आर्म स्पैन जो होगा ना उसकी ओवरऑल पूरी हाइट से
ज़्यादा बड़ा होगा। सो बॉडी हैबिटस के ऊपर ओवरऑल क्या इफेक्ट आएंगे कि उसकी जो लिम्स होंगे वो बहुत ज़्यादा टॉल होगा, वो बंदा थिन डिसप्रोपोर्शनली लॉन्ग लिम्स होंगे, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ बोन्स की वजह से आर्म स्पैन जो होगा वो हाइट से ज़्यादा बड़ा होगा, और जो अपर सेगमेंट की रेशो होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू लोअर सेगमेंट रेशो। तो ये ओवरऑल बॉडी हैबिटस के ऊपर, ओवरऑल उसकी फिजिक के ऊपर ये इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास एरेक्नोडैक्टिली। ये क्या होता है? इसमें आपके पास जो मार्फन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं उनकी जो फिंगर्स होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग और सिलेंडर, यानी पतली पतली और लंबी लंबी फिंगर्स, पैरों की भी और हाथों की भी। और इसके लिए 2 बेड साइड टेस्ट भी कराए जाते हैं। पहले आप ये देखो कि इस तरह से ना इनकी फिंगर्स होती हैं, टॉल लॉन्ग सिलेंडर फिंगर्स होती हैं, ठीक है। पैरों की भी इसी तरह से होती हैं, हाथों की भी इसी तरह से होती है। इनके 2 बेड साइड टेस्ट होते हैं, एक होता है थंब साइन और एक होता है रिस्ट साइन। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बच्चों। थंब साइन क्या होता है कि नॉर्मली अगर मैं अपना हाथ इस तरह से फोल्ड करती हूँ ना, ये मेरा थंब है, मैं अपना हाथ इस तरह से फोल्ड करती हूँ तो मेरे थंब की इतनी लेंथ नहीं है कि वो थंब यहाँ से मुझे नजर आए। नॉर्मली थंब क्या होता है, अंदर छुप जाता है। जो मार्फन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं उसमें थंब इतना लंबा होता है कि वो यहाँ से भी बाहर निकल रहा होता है। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस तरह से, ये देखें, क्योंकि इनकी उंगलियां, इनकी फिंगर्स डिस्प्रोपोर्शनली बड़ी बड़ी होती हैं। तो ये देखें इनका थंब जो है ना वो अल्लर साइड से बाहर की तरफ निकल रहा होता है। ये आपके पास होता है थंब साइन। ये देखो एक और पिक्चर है, ये देखो ये थंब साइन है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्ट साइन। रिस्ट साइन में क्या होता है कि नॉर्मली अगर ये मेरी रिस्ट है ना, ये जो कलाई होती है आपकी रिस्ट, इसको अगर मैं इस तरह से फोल्ड करती हूँ ना तो मेरी ये दोनों फिंगर्स ओवरलैप नहीं करती एक दूसरे के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी रिस्ट बहुत ज़्यादा मोटी है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं नॉर्मल हूँ। मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है कि ये जो फिंगर्स होती है ना ये ओवरलैप करना स्टार्ट कर देती हैं। ये फिंगर जो ना एक के ऊपर एक उंगली चढ़ी हुई है, इसको रिस्ट साइन बोलेंगे। सो एरेक्नोडैक्टिली के अंदर आपको क्या नजर आएगा कि जो फिंगर्स होंगी वो एबनॉर्मली लॉन्ग होंगी, जो टोज होंगे वो एबनॉर्मली लॉन्ग होंगे, और 2 बेड साइड टेस्ट हम कर रहे होते हैं, एक होता है थंब साइन और एक होता है रिस्ट साइन। ठीक हो गया। तो ओवरऑल बॉडी हैबिटस के ऊपर मैंने इफेक्ट बता दिया और आप लोगों को हाथों और पैरों की उंगलियों के ऊपर क्या इफेक्ट आता है वो बता दिए। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों पेक्टस डिफॉर्मिटीज के आपके चेस्ट के अंदर क्या क्या, आपकी नहीं सॉरी मार्फन सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर चेस्ट में क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। बच्चों 2 एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, पेक्टस एक्सकवेटम, पेक्टस का मतलब है चेस्ट वॉल, पेक्टस एक्सकवेटम, पेक्टस कैरिनेटम। एक्सकवेटम का मतलब होगा कि जो उसकी चेस्ट होगी ना वो अंदर की तरफ संकन होगी, और कैरिनेटम का मतलब होगा कि पिजन चेस्ट होगी, ठीक है, कि उसका बाहर निकली हुई प्रोट्यूडेड चेस्ट होगी जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक्सकवेटम को आपने इस तरह से याद रखना है कि जिस तरह एक वर्ड होता है ना एग्जिट कहते हैं ना बाहर जाने को, एग्जिट, तो आपने टी की बजाय ना एन लगा देना है। तो एक्स मतलब एक्सकवेटम और इन का मतलब है कि चेस्ट इज इनवर्ड। ये मैं आप लोगों को इसकी पिक्चर्स दिखाती हूँ, फिर आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। अच्छा, ये एक और पिक्चर भी थी हमारे मेरे पास ना एरेक्नोडैक्टिली की, ये हमारे पास रिस्ट साइन है, ये हमारे पास थंब साइन है, ठीक है। ये मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट बस मुझे दो। पेक्टस, ये देखें इस तरह से पेक्टस एक्सकवेटम होता है, ये सनकन चेस्ट होती है, चेस्ट जो होती है ना वो बेचारे के अंदर की तरफ होती है। और कैरिनेटम में हमारे पास क्या होता है, कैरिनेटम के अंदर मेरे ख्याल से मेरे पास इसकी पिक्चर नहीं है, हाँ ये है। कैरिनेटम में क्या होता है कि इस तरह से जो है ना वो प्रोट्यूडेड होती है, चेस्ट बाहर की तरफ होती है। तो जाहिर है जब उसकी चेस्ट के अंदर मसला होगा तो उसको रेस्पिरेटरी इशूज़ भी होंगे। ये बच्चों क्लिनिकल साइन है, इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी। अगर आपके पास सिनेरियो आएगा ना तो वो या तो आपसे वाइवा वगैरह में खुद पूछ रहे होंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं, या तो फीचर्स लिखे हुए होंगे, आप लोगों ने इसको बताना होगा। इसमें से ज़्यादातर आपसे जीन पूछ लेते हैं, कौन से जीन की म्यूटेशन है, कौन सी प्रोटीन की म्यूटेशन है, ये पूछ लेंगे, या आप लोगों से ये थोड़े बहुत साइंस और सिम्टम्स पूछ सकते हैं। मुझे बताओ यहाँ तक समझ आइए। मैंने बॉडी हैबिटस बताया है, एरेक्नोडैक्टिली बताई है, पेक्टस डिफॉर्मिटीज़ बताई हैं, ठीक है। आगे चलें बच्चों। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्या होता है, स्पाइन के अंदर प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है। उस पेशेंट्स को स्कोलियोसिस भी होता है। स्कोलियोसिस आपके पास एक पूरा टॉपिक है, मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। स्कोलियोसिस में क्या होता है कि आपका जो स्पाइन होता है ना, पहले उसका एक नॉर्मल कर्वेचर होता है। इसमें क्या होता है कि स्पाइन जो होता है वो लैटरल साइड के ऊपर ज़्यादा डेविएट होती है और वर्टिब्रास की रोटेशन हुई होती है, और ये कर्वेचर जो है ना वो प्रोग्रेस कर सकता है। और जाहिर है अगर स्पाइन डिफॉर्मिटी होगी तो आपको बैक में प्रॉब्लम होगा, बैक पेन होगा, आप फंक्शन नहीं कर सकोगे प्रॉपर्ली, आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। ये देखें इस तरह से स्कोलियोसिस में क्या होता है कि ये एबनॉर्मल एक कर्व आया हुआ होता है स्पाइन के अंदर, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। इस तरह से ये जो है ना स्कोलियोसिस, मार्फन सिंड्रोम के पेशेंट्स के अंदर स्कोलियोसिस भी प्रेजेंट कर सकती है। फिर आ जाता है बच्चों आपके जॉइंट्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट लैक्सिटी।
इनके जो जॉइंट्स होते हैं ना वो बड़े हाइपर मोबाइल होते हैं। आप लोगों ने शायद ऐसे लोग देखे भी हों कि ना जो ऐसे करते हैं कि मैं अपनी उंगली जो है ना वो पीछे करके यहाँ तक लगा सकती हूँ। नॉर्मली हमारे जॉइंट्स के अंदर एक खास रेंज ऑफ मोशन होती है। जैसे अगर मेरी रिस्ट है तो मैं उसको एक खास एंगल तक फ्लेक्स और एक्सटेंड कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। बट जो मार्फन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं ना उनके अंदर इतनी ज़्यादा लिगामेंट्स उनके लेग्स होते हैं, इतने ज़्यादा रिलैक्स होते हैं कि उनके जॉइंट बहुत ज़्यादा मोबाइल होते हैं, ठीक है। उनकी रेंज ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है उनकी बॉडी ना। सो ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा मस्कुलर पेन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जॉइंट्स के ऊपर इसका इफेक्ट आ गया, स्पाइन के ऊपर इसका इफेक्ट आ गया। फिर मैं आपको बताती हूँ फीट के ऊपर क्या इफेक्ट आ सकते हैं। पेस्ट प्लानस हो सकता है बच्चों। पेस्ट प्लानस क्या होता है? फ्लैट फीट को बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारे जो फीट होते हैं ना उनके अंदर एक आर्च होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वो आर्च लूज हो जाती है। देखें नॉर्मली आपके पास क्या होते हैं, एक टिपिकल आर्च होती है, एंकल स्टेबल रहता है और आपका फुटप्रिंट कुछ इस तरह से आता है। आप लोगों ने शायद कभी पानी में पैर डाल के ज़मीन पर लगाया तो इस तरह से फुटप्रिंट आता है। लेकिन जिनके फ्लैट फीट होते हैं ना उनके अंदर ये